करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। उसमें सब्जेक्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 16-17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा में रहा और फिर विपक्ष के असहयोग के कारण वो हम आगे नहीं बढ़ पाए उसमें। उस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ प्रेस आपके विपक्षी साथियों ने भी आपको यहाँ की होगी, कुछ आप जो देश में प्रेस हो रही है उससे भी कुछ समाचार आपने लिए होंगे, कुछ आपके मन में सवाल भी होंगे। देखिए, ये बजट सत्र था, इसमें एक निर्णय लिया कि बजट सत्र को हम 3 दिन बढ़ाएंगे और उसकी विशेष बैठक करेंगे। और वो निर्णय था 16, 17, 18 अप्रैल। 16 तारीख को हम बैठे लोकसभा में और 2 बिल मेरे मंत्रालय से संबंधित थे, लॉ एंड जस्टिस। एक बिल गृह मंत्रालय से संबंधित था। तो निर्णय लिया कि तीनों ही बिल आप चर्चा में एक साथ लेने के लिए अपील करो। तो इंट्रोड्यूस किया बिल। तो कौन कौन से बिल थे ये भी आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक है संविधान संशोधन 131वां। अब कुछ कांग्रेस के साथी पूछ रहे हैं कि यूनियन टेरिटरीज का साथ क्यों लाए। यूनियन टेरिटरीज का होम डिपार्टमेंट से संबंधित बिल है, गृह मंत्रालय का। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधानसभा है। कह रहे हैं कुछ और यूनियन टेरिटरी है। अरे भाई, ये यूनियन टेरिटरी और जिसमें विधानसभा है उनकी भी तो सीटें बढ़नी थी, इसलिए यूनियन टेरिटरीज का बिल साथ लेके आए। ये 3 ही थे उसमें, दिल्ली विधानसभा, पांडिचेरी विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा। तो एक तो बिल हुआ 131वां संविधान संशोधन बिल। दूसरा बिल हुआ यूनियन टेरिटरीज में भी अमेंडमेंट करने वाला बिल। और तीसरा बिल हुआ परिसीमन बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल जिसको कहते हैं। पास होने पे वो एक्ट बन रहा। अब तीनों बिल इंट्रोड्यूस हुए। उस समय विपक्ष ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाए, उन ऑब्जेक्शन का जवाब दिया गया और उसके बाद माननीय स्पीकर साहब ने तीनों बिल इंट्रोड्यूस कराए। तीनों बिल इंट्रोड्यूस हुए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की स्पीकर साहब से कि आप तीनों बिलों को एक साथ चर्चा में ले लीजिए। जो हमारा बिजनेस करने की एक जो रूल बुक है उसके तहत, रूल 66 के तहत आप इसमें रिलैक्सेशन दीजिए उस समय भी। और तीनों बिलों का जब मैंने कहा मैं कुछ इनिशियल रिमार्क रखना चाहता हूं, तो मुझे अनुमति मिली और मैं करीब 25 मिनट 26 मिनट जितना मिनट होगा मैं बोला, तीनों बिलों के बारे में। उसके बाद चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस की तरफ से भी हुआ और सब लोग बोले। पहले दिन मुझे लगता है कि 13.5 घंटा या 14 घंटा के आसपास चर्चा होती है इस तीनों बिलों पे। ये महत्वपूर्ण अवसर था। रात को 1:25 तक लोकसभा चलती थी। उसके बाद दूसरे दिन भी चर्चा हुई। दूसरे दिन फिर पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि भाई आपको लगता है कि क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जा रही है, क्रेडिट आप ले लो भाई, महिलाओं के हक को मत रोको। उस अपील को भी उन्होंने माना नहीं और 4 बड़ी पार्टियों ने अपना स्टैंड अलग अलग बदलते गए। जैसे सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करूं। कांग्रेस ने पहले तो ये कहा कि 29 तारीख के बाद आप सेशन बुलाओ। ये अब सेशन नहीं, मीटिंग बुलाओ। बाकी और दलों से हमारी बात होती रही है, ऐसा नहीं है कि हमने दलों से बात नहीं की। डीएमके से बात की हमने, समाजवादी पार्टी से बात की हमने, टीएमसी ने कहा हम चुनाव में हैं, हम बात करेंगे, कोई हमें आपत्ति नहीं है, आप पहले संगठन में 33% रिजर्वेशन कर लीजिए। अब यहाँ ये सहमत दल थे, दूसरे छोटे दल भी सहमत थे, एनडीए सहमत था, छोटी छोटी पार्टियों से भी बात हुई, सहमत थे। कांग्रेस का एक ही स्टैंड था
कि 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ। ये स्टैंड था। ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि हम बिल का विरोध करेंगे, कभी नहीं कहा। हमें लगा महिलाओं को हक देने का मामला है, 100 साल का संघर्ष है महिलाओं का। 1927 में सबसे पहले पुणे में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें महिलाएं प्रस्ताव पास करती है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके बाद देश की आज़ादी में भी महिलाएं जुड़ती है और फिर 1935 का एक्ट आता है, उस समय भी चर्चा रहती है। फिर देश आज़ाद हो जाता है, तो मताधिकार का जब विषय आता है तो वहाँ संविधान निर्माताओं ने, विशेष करके बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि पुरुष और महिलाओं को एक साथ मताधिकार दीजिए, और ये निर्णय हुआ और माना। वहाँ महिलाओं को एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की और मताधिकार देने के बाद तेजी से बढ़ने की बात आई और आवाज़ें भी आने लगी कि हमें भी लोकसभा में और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो फिर एक कालखंड आया 73 और 74 संविधान संशोधन का। उसमें भी ये था लोकसभा और विधानसभाओं का, लेकिन ये छोड़ दिया, कहा इसमें विवाद है। पंचायत राज में और नगर निकाय में कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि अब इस समय जो ये रिजर्वेशन है महिलाओं का, ये पंचायत राज संस्थाओं में है, नगर निकायों में है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा छूट गए। उस समय भी नरसिंह राव साहब के सरकार के समय था। अब उसके बाद देवेगौड़ा साहब की सरकार जब आई, उनके लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचने का एक बिल पास हुआ। बिल पे सहमति नहीं बनी और निर्णय हुआ इसको कमेटी को भेज दो। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में, सभी दलों के लोग थे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि होना चाहिए, लेकिन फिर दलों ने विरोध किया, पास नहीं हुआ। इतने में लोकसभा भंग हो गई तो बिल भी लैप्स हो गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी इसका प्रयास हुआ, लेकिन सहमति नहीं बनी। 2 बार तो चर्चा में भी आया, लेकिन फिर वो समय निकल गया। अब मनमोहन सिंह जी का कालखंड आता है। यहां इन्होंने कहा भाई ये लोकसभा में तो हमारा बहुत विरोध कर रहे हैं, तो हम इसको राज्यसभा ले जाते हैं। तो मनमोहन सिंह जी इनको राज्यसभा ले गए। राज्यसभा में 2008 में ले गए, 10 में जाकर के बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, तीखी बहस हुई, बिल पास हुआ। तो महिलाओं को लगा कि एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन लोकसभा में ला नहीं पाए। इतने में लोकसभा भंग हो गई, तो बिल भी लैप्स हो गए। अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कालखंड आता है और इस बिल पे चर्चा बीच बीच में होती रही है कि भी इस बिल का क्या फेट रहने वाला है। तो कहा दलों में सहमति नहीं है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी का जो स्वभाव है लोगों से बात करने का, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात करने का, कोई मिलने गया तो उसको पूछने का कि भाई इसमें क्या करना है महिला रिजर्वेशन बिल में, तो धीरे 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 सहमति बनाई। सहमति बना करके एक अवसर ढूंढा कि 2023 में जब हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से हमारी संसद शिफ्ट हुई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, 5 दिन का विशेष सत्र था। उस सत्र में पहला बिल कोई पास किया तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो मंशा साफ थी, इस बार भी हम साफ मंशा के तौर पे ही गए थे और विश्वास भी था कि महिलाओं का ऐसा हक थोड़ी मार पाएंगे। लेकिन चारों विपक्षी दलों ने, छोटे दल तो आप एक बार छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कोई मजबूरियां नहीं होगी, लेकिन चारों के स्टैंड अलग अलग हुए। सबसे पहले डीएमके का स्टैंड आपने देखा होगा, जैसे बिल हमने अपलोड किया पूरे देश में वातावरण बना दिया। नॉर्थ साउथ सदन के राज्यों की सीटें कम हो रही है और बहुत से कई लोग लग भी गए जो हमारे खिलाफ विचारधारा रखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बहुत से लोग लग गए। साउथ के राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने एक पूरा चार्ट बनाया। उस चार्ट को लोग सभा में हमने भी कहा किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। गृह मंत्री जी ने भी कहा जिसकी जितनी ताकत आज है उतनी ही ताकत आगे रहेगी, लेकिन फिर भी कहा कि इसको लिखित में दे दो। 50%
आप जो बढ़ा रहे हो वो बिल में नहीं है, वो डिलिमिटेशन का काम था। एक जिसको हम जनरली एक टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला कहते हैं, तो ये फॉर्मूला देना होता है सरकार को, डिलिमिटेशन इसमें काम करता है। तो इसमें फॉर्मूला ये था कि जैसे अभी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1976 में फ्रीज की है, ये ध्यान रखना आप, 550 1976 में 25 साल के लिए। जब 2001 25 साल पूरे हुए तो फिर 25 साल के लिए फ्रीज कर दी, सेम 550। तो 1976 में जब हम सीटें फ्रीज कर रहे थे तब देश की जनसंख्या थी 54 करोड़। आज देश की जनसंख्या है 140 करोड़। हमने जो डिलिमिटेशन बीच में किए उसमें क्या किया कि बाउंड्री चेंज की, हमने संख्या नहीं बताई। जैसे बीकानेर की पहले सीट थी, जब परिसमन हुआ तो अनूपगढ़ साथ जोड़ी, पीलीबंगा हटाई, जाइल हटाई, आपको ध्यान है ना। तो सीटें 25 की 25 रखी राजस्थान में। तो बाउंड्री को चेंज करते हुए उन्होंने डिलिमिटेशन किया। लेकिन अब समय आ गया, अभी 202, अब कह रहे हैं अभी क्यों ला रहे हो भाई, 2026 तक फ्रीज है तो 2026 में चल रहा है इसलिए ला रहे हैं भाई। संविधान का प्रावधान है कि 2026 तक सीटें फ्रीज रहेगी, तो क्या अभी 543 ही रखनी है क्या? इतनी जनसंख्या हो गई तो ये सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप चल रही थी, नई बिल्डिंग थी, बैठने की व्यवस्था, 50% एंड अबव सबका समान अनुपात से बढ़ रहा था। हमने समझाने की कोशिश की भी, आप कह रहे हो यूपी ज्यादा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है बताओ। अभी यूपी की सीटें हैं 80, हम 50% बढ़ाएंगे तो यूपी होगा 120, 40 ही बढ़ेगी। केरला की है 20, तो 50% बढ़ाएंगे तो केरला 30 होगा। तो जो केरला की ताकत आज है लोकसभा में वही ताकत आगे रहेगी। समझ में आ रहा था फॉर्मूला, लेकिन चर्चा के दौरान उन्होंने अलग अलग पैंतरे लिए। सबसे पहले पैंतरा लिया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने जब हमसे चर्चा की तब तो एग्री थे, कहा कि साहब इसमें मुस्लिम महिलाओं का रिजर्वेशन कर दो, वो संविधान में प्रावधान नहीं। वो एक उन्होंने अपना स्टैंड लिया। डीएमके ने स्टैंड लिया कि साउथ की राज्यों की आप सीटें कम कर रहे हो। हमने बोला, गृह मंत्री जी ने डाटा दिया कि जितनी ताकत साउथ की आज है उतनी ही ताकत इस फॉर्मूले के बाद आगे रहने वाली। तो वो भी एक, लेकिन एक स्टैंड उन्होंने डीएमके ने लिया है। अब कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया? कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि आप ओबीसी महिलाओं का कर दो। अब जो 2023 एक्ट था उसका अमेंडमेंट लेके आए थे हम। तो कभी कोई संसद को करना होगा तो आगे का विषय, जैसे ईडब्ल्यूएस किया, इसमें था नहीं। हम तो 2023 एक्ट में ही अमेंडमेंट लेके आए थे ना। जो तो 2023 में जो लिखा हुआ उसको लागू करने के लिए लाए थे हमको। तो वो उनका स्टैंड भी, और बाद में कभी कभी कहने लगे कि ये 2023 वाला अभी लागू कर दो। हमने कहा आप साउथ के राज्यों को पूछ तो लो, कोई जनसंख्या का डेटा तो लेना पड़ेगा ना। तो लेटेस्ट तो 2011 ही है। फिर आप कहोगे कि ये आप क्या ऐसा नॉर्थ साउथ करना चाह रहे हो क्या? तो उनके समझ में भी आ रहा था, लेकिन स्टैंड फिर बदल करके आपके ओबीसी महिलाओं की तरफ बढ़ गए वो। पेटीएमसी उन्होंने कहा हम सहमत हैं, लेकिन सबसे पहले संगठन में करें राजनीतिक दल, 33% महिलाओं का रिजर्वेशन। उनका दूसरा स्टैंड आ गया। तो हमने कहा हमने तो बीजेपी में तो कर रखा 33%, अपने तो करते भी हैं सर। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, कभी बनी थी, उसमें 33% संगठन में महिलाओं के लिए पद आरक्षित होने चाहिए, ऐसा निर्णय किया, और उसको लेकर के हम करते आए हैं पूरे देश में। अब ऐसी स्थिति में जब मतदान होने लगा तो 2/3 हमें बहुमत चाहिए था, ये गिर गया बिल। गिरा ये, चलो ठीक है, कई बार बिल गिर जाता है, लेकिन बिल गिरने के बाद मेजें थपथपा करके जिस तरह का जश्न मनाया, वो भारतीय महिलाएं बहुत गुस्से में पसंद नहीं कर रही। एक महिला तो नाचने ही लगी। आप महिलाओं का
हक का बिल गिरा करके डांस कर रहे हो क्या? ये क्या तरीका है? और एलओपी भी तो मेजें थपथपा रहे हैं। भाई आप किस चीज की मेजें थपथपा रहे हो? हमने सारा हिस्ट्री बताई। इस हिस्ट्री में आप लोगों ने भी प्रयास किया, पार नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी जी की 2023 में सफलता मिली, उसको हम लागू करना चाह रहे थे। आपको लगा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। मोदी जी ने कहा भी क्रेडिट आप ले लो भाई, महिलाओं का हक मत छीनो। अब इस परिस्थिति में जगह जगह हम भी प्रेस कर रहे हैं, वो भी प्रेस करने जा रहे होंगे, यहाँ और लोग आए भी होंगे। अब आपके इसमें सवाल होंगे, अभी पहले इसी विषय पे सवाल रख लो, फिर आपके राजनीतिक सवाल होंगे, उनका भी जवाब देंगे। परकटी वाला क्या है? तुम विपरीत बोल गए। परिसमन की गठन की व्यवस्था संविधान में है। जब 52 में चुनाव नहीं हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने परिसमन आयोग का काम किया। उसके बाद तो कांग्रेस का राज था। हमने लोकसभा में भी कहा प्रियंका जी कि जो लीड लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान आपने कर रखे थे वो ही सेम प्रावधान इस डिलिमिटेशन एक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का या तो सिटिंग जज या रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसका नॉमिनी कोई इलेक्शन कमिश्नर, उसका सदस्य, और तीसरा जिस राज्य में जब जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे ही तो काम किया। हम कोई नया काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत साहब को पता नहीं क्या क्षेत्र में कहां थे? अशोक गहलोत साहब 2002 में कहां थे? डिलिमिटेशन में पेश हुए होंगे ना। फिर जिस राज्य में जाएंगे उसमें एसोसिएट मेंबर 5 लोकसभा के, बोला इसका चुनाव कौन करेगा? भी स्पीकर करेगा। जिस राज्य में जाएंगे 5 एमएलए, इसका चुनाव कौन करेगा? भाई स्पीकर, उस राज्य की विधानसभा का स्पीकर करेगा। आपके समय में वही होता रहा है। वो तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए, अब इसके अलावा इनके पास कोई तर्क है ही नहीं जी। हमने बहुत अच्छी तरह से बात की है। आप कुछ कह रहे हैं क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए और कोई मंशा नहीं है जी। मैं समझ रहा हूँ समस्याओं बात होगी, समाधान क्या दिख रहा है? आप कुछ पूछ रहे हैं। भाजपा की और केंद्र की मोदी सरकार की जो कवायद है, इसका पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ा है जो अभी वोटिंग हुई है? नहीं देखिए, ये महिलाओं को हक देने का विषय अभी का तो है नहीं ना। महिलाओं का रिएक्शन कुछ देखने को मिला वहाँ? मैंने हमें मिला तमिलनाडु, मुझे मिला। मैं एक एडवोकेट की बैठक में गया वहाँ ये बिल गिरने के बाद कोयम्बटूर, और उसके बाद एक विधानसभा थी हमारी ऊटी, और एक विधानसभा थी जिसमें ये वानिति श्रीनिवासन चुनाव लड़ रही है, उसमें तीनों लगे। तो एडवोकेट लीगल सेल हमारी बीजेपी की होती है, उसके लोग मिले, उसमें कुछ महिलाएं थी एडवोकेट, उन्होंने का साथ हमारे साथ अन्याय हुआ। और ये रिएक्शन समझ में आया कि ये गलत कहा कि सदन की सीटें, मैंने भी समझाने की कोशिश की, वो मान गए। बल्कि इसमें तो 50% तो सबकी बढ़ रही थी ना, तो सबकी बढ़ रही थी 50%। जैसे मैंने कहा तमिलनाडु में बैठे थे, मैंने 39 है अभी लोकसभा, मेरा दम घुट रहा था आम आदमी पार्टी ऐसा कहा उन्होंने। क्या हालचाल है भाई साहब, सब ठीक है? सर एक सवाल है, मणिपुर के हालात भी बड़ी है सर। 3 जो संगठन है ऊटी में भी और नागा वापस से शामिल हो गया सर। वहाँ पर विष्णुपुर के अंदर आग लगी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अफसा वापस से लगाया जाएगा? हम पर स्पेशल है। देखिए, मणिपुर में जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है। हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर गए उन्होंने, और उसके बाद कुछ आपको लगा होगा सरकार का गठन, मेरी सारी चीज़ें ठीक हुई है। कुछ घटनाएं घटती रहती है, बात सही है, और अभी से नहीं है, मणिपुर का इतिहास भी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में चीज़ें। संवेदनशील है मणिपुर, और लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इस पर बहस हुई, और गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई अभी की नहीं है परिस्थितियाँ बहुत पुरानी हैं। फिर भी ये एथनिक ग्रुप दोनों, मतई और कुकी, लड़े नहीं, आपस में इनका घृणा का भाव नहीं हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे शिविर संचालित हो रहे हों, चाहे उनको दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं आप इधर रह रहे हो, आप इधर रह रहे हो, आप दोनों एक बार मिलो आके, मीटिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो सुधार हो रहा है। ट्रंप का जिस तरह का ये है कि बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली थी, और अभी तेल
का जो संकट मिडिल ईस्ट में और कई जगह आया, उसमें हमारे को फायदा भी होता है। लेकिन अब ये तो टेक्निकल रीजन है, जांच की रिपोर्ट आएगी तब हम आपको बताएंगे। सर कुछ मर्चेंट नेवी के ऑफिसर थे राजस्थान के, वो वहाँ पर स्टेट ऑफ कॉमर्स में फंसे हुए हैं, क्या विदेश मंत्रालय को मदद मिलेगी सर? जो भी फंसे हुए हैं या जो भी भारतीय कहीं जैसे मुझे तो एक अच्छी तरह से ध्यान है, कोई ये भागवत कराने के लिए कुछ दल चला गया था, लाए हैं विदेश मंत्रालय। जब भी पता चलता है तो सारी परिस्थितियां आपको सबको ही ध्यान है, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय अपनी रणनीति के तहत भारत का जो एक ऑरा है विदेश में, उसके तहत भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देने में अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी जी। सिटिंग एमएलए एमपी जो नहीं, वो तो राज्यसभा के चेयरमैन इसमें काम करेंगे। वो कांग्रेस के कुछ लोग भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन जो बिल है उसका उल्लंघन हुआ है, तो उसका तो वो काम वो करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन साहब। वो अपनी बात करो भाई उनसे। तो 33% का वो नियम वो तो राघव चड्ढा ने खोला है प्रेस करके नियम कि मैंने किसी का उल्लंघन नहीं किया। रूलिंग दिया 33% होना। अब पानी की समस्या बढ़ती जा रही है बीकानेर पीने के पानी की आज करूंगा मैं मीटिंग इसकी। आज करूंगा मीटिंग में। सर कोर्ट में सांकला वाला एक इशू है, स्वीकृति मिली है। उसके बाद कोर्ट पे रोक नहीं, वो राशि कम थी, वो बढ़ी है, 70 करोड़ हो गई। और आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि उसका काम चल रहा है जी, तेजी से चल रहा है। एक जगह हमारे बॉक्स बन रहे हैं, तो एक फाटक के नीचे तो लगेंगे 10 बॉक्स और एक फाटक के नीचे लगेंगे 26 बॉक्स। तो जैसे ही बन जाएंगे, ये बहुत एक बड़ी समस्या थी, उसका हल होगा। लेकिन कुछ लोग कोर्ट में उसको चुनौती कोर्ट में तो लंबे समय से चल रहा है, पहले से ही है। महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने वाला जो संविधान संशोधन विधेयक है, वो विपक्ष ने एक कुतर्कों के साथ इसको गिराया और इसके लिए भारत की महिलाएं बहुत खफा हैं। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा कि 1927 से ही महिलाएं ये प्रयास कर रही है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, विशेष करके इलेक्टेड बॉडी, जिसको हम महत्वपूर्ण बॉडी जिसमें लोकसभा और विधानसभा आती है। और जब हमने 73-74 में जो काम किया, उसमें भी ये लोकसभा विधानसभा छोड़ दिया। अब ये अवसर था जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का, 33% आरक्षण देने का। और 2023 में जो संसद ने लगभग सर्वसम्मति से जो बिल पास किया था, उसको लागू करने का अवसर था, वो अवसर खो दिया। विपक्ष ने कुतर्क किए, सब दलों ने अलग अलग तर्क किए। जैसे समाजवादी पार्टी बोला मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, वो संविधान में प्रावधान नहीं। किसी ने कहा ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। तो ये 2023 का जो बिल है, उसमें अमेंडमेंट का बात था, वो अलग विषय है, उसमें फिर कभी चर्चा की जा सकती है। किसी ने कहा संगठन में पहले रिजर्वेशन दे दो, किसी ने कहा साउथ के राज्यों को नुकसान हो रहा है। कुछ भी नहीं नुकसान हो रहा था। गृह मंत्री जी ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि जिस राज्य की जितनी ताकत आज है लोकसभा में, उतनी ही ताकत इस बिल के पास होने के बाद रहने वाली है। लेकिन क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए, इसके लिए विपक्ष ने हताशा में, निराशा में ये जो काम किया, विपक्ष को भारत की महिलाएं सबक सिखाई।